मैं उस समय आंगन में बैठा अखबार पढ़ रहा था। मामा के घर रहते हुए मुझे लगभग 10 दिन हो गए थे। चूंकि मेरे मामा ज्यादातर विदेश में रहते थे, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में मैं उनके घर पर रहता था। मगर इस बार मामा ने एक अजीब सी फरमाइश कर दी थी। उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि 20 दिन तक उनकी आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी। इस दौरान मामा चाहते थे कि मैं उनके रहते हुए भी उनके घर पर मौजूद रहूं, क्योंकि अब वे घर का कोई भी कामकाज नहीं देख सकते थे और उनकी पत्नी भी अभी छोटी थी। इसी वजह से उन्होंने मुझसे मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये मदद मुझे कितनी महंगी पड़ने वाली है। अचानक मोबाइल बजा देखा तो मामा की कॉल थी। मामा ने बताया कि वे घर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। मैं तेजी से बाहर गया तो मामा अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। उनकी पत्नी को मैंने पहली बार देखा था, क्योंकि पहले जब भी मामा घर लौटते थे तब मैं वहां मौजूद नहीं होता था। उन्हें देखकर कुछ पलों के लिए मैं पलक झपकना भूल गया। वह बेशक बेहद खूबसूरत औरत थी। इतनी सुंदर औरत मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वह हर मर्द को अपनी ओर खींचने की हिम्मत रखती थी। मेरी मामी का ताल्लुक यूरोप से था। मामा ने उन्हें वहां पसंद किया था और वहीं उनसे शादी कर ली थी। अब उन्हें देखकर मुझे मामा पर रश्क हो रहा था कि कैसी अच्छी किस्मत पाई है। इतनी खूबसूरत लड़की उन्हें मिल गई। वह मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे मैं ज्यादा देर तक नहीं देख पाया। इस बीच मामा बार बार मेरा नाम पुकार रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान उनकी पत्नी पर ही अटका हुआ था। मैंने तेजी से मामा के सवालों का जवाब दिया और उन्हें सावधानी से अंदर ले गया। इस दौरान मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। जब मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो मेरी मामी अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए मुझे ही देख रही थी। उनकी मुस्कान में हजारों सवाल थे, जिनका मैं जवाब नहीं देना चाहता था। मुझे पता था कि अगर मैं जवाब देने के लिए राजी हो गया तो जरूर उनके हक में ही फैसला होगा, जबकि मैं नहीं चाहता था कि मामा की मजबूरी का फायदा उठाऊं। मामा को लेकर मैं तेजी से घर के अंदर चला गया। अभी मैंने उन्हें लिविंग रूम में बैठाया ही था कि मुझे अपनी मामी की आवाज सुनाई दी। राजेश, जरा बताना तो कि किचन में सामान रखा है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे कुछ गलत होने का आभास हुआ। पहली नजर में ही मैंने जान लिया था कि वह बिल्कुल ठीक औरत नहीं थी। भले ही मैं भी एकदम सही नहीं था, लेकिन घर की इज्जत का सवाल था। मैं उन लोगों में से नहीं था जो घर की इज्जत पर आंच आने दें। इसी वजह से मैं हर संभव कोशिश कर रहा था कि उनसे दूर ही रहूं। लेकिन जितना मैं उनसे दूर भागने की कोशिश करता, उतना ही वह मेरे करीब आने की कोशिश करती। मुझे हैरानी हो रही थी कि उन्हें मेरा नाम कैसे पता है। मामा ने मुझसे कहा, जाओ जाकर अपनी मामी को बताओ। मैं चुपचाप उठा और किचन की ओर चल दिया। अभी मैं किचन के दरवाजे पर खड़ा ही था कि सामने का दृश्य देखकर मेरे होश उठ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैं उस दृश्य से नजरें हटाना चाहता था, मगर नजर हटा नहीं पाया। मेरी मामी एक अधूरे कपड़े पहने खड़ी थीं, जिसे उनका पूरा शरीर साफ दिख रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इससे पहले कि मैं वहां से हटता, मुझे उनकी आवाज फिर से सुनाई दी। अरे राजेश, वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ और मुझे बताओ कि सामान कहाँ रखा है। मामी इस तरह बात कर रही थी जैसे सब कुछ सामान्य हो। मैंने नजरें झुका ली, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ज्यादा देर तक उन्हें देखता रहा तो मैं अपना आप खो बैठूंगा, और ऐसा कुछ भी मैं नहीं करना चाहता था। जब मैं उनके पास जाकर खड़ा हुआ तो उन्होंने फिर से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बिजली के टके जैसा महसूस कर पीछे हट गया। यह देखकर वह मुस्कुराई और बोली, अरे, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा शरीफ निकले। मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी शरीफ नहीं समझती थी, बल्कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम किसी भी लड़की को हाथ से नहीं जाने देते। मोहल्ले की सभी लड़कियों के साथ तुम्हारे चक्कर रह चुके हैं, और शहर की भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें तुम इस्तेमाल कर चुके हो। मामी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे आसमान मेरे सिर पर आ गिरा हो। ये बातें ऐसी थीं जिनके बारे में मेरे घर वाले भी नहीं जानते थे। मैंने तो इन बातों के बारे में अपने ज्यादातर दोस्तों को भी नहीं बताया था। फिर पता नहीं मामी को ये सब कैसे पता चल गया। मैं हैरान होकर उनकी ओर देखने लगा। वह मुस्कुराई और बोली, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए यह सब पता लगाना मुश्किल नहीं था।
ये कहकर उन्होंने मुझे आंख मारी। मुझे अंदाजा हो गया था कि यह औरत बेहद चालाक है और इससे किसी भी तरह का पंगा लेना खुद को मुसीबत में डालना है। इसी वजह से मैंने तय किया कि अब ज्यादा देर तक मैं यहाँ नहीं रुकूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। मैं नजरें झुकाकर उनके सामने खड़ा था। मैंने उनसे पूछा कि आपको कौन सा सामान नहीं मिल रहा है। जब उसने मेरी तरफ इशारा किया तो मुझे लगा कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई है। मैं वहां से जाने ही वाला था कि उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, चलो, अब इतनी भी शराफत अच्छी नहीं होती। वैसे भी तुम्हारे मामा को कुछ भी पता नहीं है और नहीं कभी उन्हें पता चलेगा। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि तुम मेरी बात मान लो। मुझे लग रहा था कि अगले ही पल मैं बहक जाऊंगा। मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू कर रहा था। वह तेजी से मेरे पास आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। उसे दोबारा देखा तो मेरा दिल फिर से बहकने लगा। इससे पहले कि मैं सच में उसकी तरफ आकर्षित हो जाता, अचानक मुझे अपने मामा की आवाज सुनाई दी। मामा यहाँ आ रहे थे। मैं जल्दी से उससे दूर हो गया। मुझे देखकर वह गुस्से में बुरा सा मुंह बनाने लगी और कहने लगी, फिक्र मत करो, ये कुछ भी नहीं देख सकते। उसकी बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं मामा के पास गया और उनसे पूछा, क्या हुआ? आपको किसी चीज की जरूरत है? मेरी बात सुनकर उन्होंने जी से कहा, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे फार्म हाउस ले जाओ, क्योंकि यह यहाँ आने से पहले से ही लगातार जिद कर रही थी कि उसे वहां पहुंचते ही फार्म हाउस जाना है। तुम्हें तो पता है कि वह इलाका कितना खूबसूरत है, और जब मैंने इसे फार्म हाउस की तस्वीरें दिखाई तो यह वहां जाने के लिए बेताब हो गई। मैंने एक नजर अपनी मामी पर डाली, जो उस समय बहुत ही अजीब नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। अचानक उसने मुझे इशारा किया, जिसे देखकर मैं पानी पानी हो गया। मेरा मन किया कि मामा को मना कर दूं, लेकिन मामा ने बड़ी उम्मीद से कहा था। मैंने मामा को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कहने लगे, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं यहीं रहकर आराम करूंगा। तुम दोनों खुद घुमा आओ, जल्दी करो, क्यों देर कर रहे हो? उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे घसीटकर आगे ले जाने लगी। मैं पलटकर अपने मामा की तरफ देख रहा था, लेकिन उनका ध्यान हमारी ओर नहीं था। उनकी पीठ हमारी तरफ थी और वे ना जाने किन सोचों में डूबे हुए थे। दूसरी तरफ उसने मेरा बाजू कसकर पकड़ा हुआ था। मुझे उसके स्पर्श का एहसास हो रहा था, जो मुझे बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा था। मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और शक्ति से कहा, मेरे साथ इस तरह की हरकतें करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे जैसा लड़का समझ रही हो, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूं, और कम से कम तुम्हारी तो किसी भी ख्वाहिश को पूरा नहीं करने वाला। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब मैं न उसकी तरफ देख रहा था और न ही उसकी आंखों में झांक रहा था। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे पता था कि उस समय एक जवान लड़की मेरे सामने खड़ी है और वह उस वक्त मेरे बस में है। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। यही सोच मुझे बेहद बेचैन कर रही थी। मैं तेजी से वहां से हटकर अपने कमरे में आ गया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि मैं भी आखिर इंसान ही था। जब तक अपने जज्बात को काबू में रख सकता था, मैंने कोशिश की, लेकिन अब दूसरी तरफ मेरा शैतान मुझ पर हावी होने लगा था। वह बार बार यही कह रहा था कि तुम्हारे पास खुला मौका है, अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। तुम्हें तो वैसे भी जवान लड़कियां पसंद हैं। मैंने अपने बाल दोनों हाथों से पकड़ लिए। मेरी तबीयत अचानक खराब होने लगी। मैं तेजी से मामा के पास गया और कहा कि मैं आज नहीं जा सकता। लेकिन जब मैंने अपनी मामी को वहां तैयार खड़े देखा तो कुछ पलों के लिए मैं पलके झपका ही भूल गया। वह उस समय बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह आसमान से उतरी हुई कोई परी हो। मैंने उसकी तरफ देखने से बचने की कोशिश की, लेकिन कोशिश के बावजूद भी मैं नजरें नहीं हटा पा रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा अपने ऊपर से नियंत्रण खत्म हो गया है। उसी समय मैंने फैसला किया कि इस औरत की ख्वाहिश भी जरूर पूरी करूंगा। अगर उसे शर्म नहीं है तो मैं मर्द होकर क्यों शर्म करूं? यह सोचकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, क्योंकि अब शैतान मुझ पर पूरी तरह हावी हो चुका था। जब एक औरत अपनी खूबसूरती के सारे हथियारों से लैस होकर मर्द को लुभाने की कोशिश करती है, तो मर्द अपने आप पर काबू कहाँ रख पाता है। कुछ देर तक मैं खुद को बहुत मुश्किल में महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं इस सब से नेकी कोशिश कर रहा था। लेकिन जब मैंने खुद को इसमें डालने का फैसला कर लिया
तो मेरी मुश्किलें अचानक खत्म हो गईं। सब कुछ मुझे सही लगने लगा। सच में लोग ठीक ही कहते हैं कि जब शैतान हावी हो जाए तो इंसान को कुछ समझ नहीं आता, और वही मेरे साथ हो रहा था। अब मैंने यह रास्ता लेने का फैसला कर लिया था, इसीलिए मैं बेचैनी से कहने लगा, उठो, हमें जाना है, वरना बाद में मौसम खराब हो जाएगा। मेरी बात सुनकर मामा ने तेजी से कहा, अगर मौसम खराब हो गया तो तुम दोनों वहीं रुक जाना। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे मामा मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। यह सोचकर मुझे शर्मिंदगी भी महसूस होने लगी कि मामा मुझ पर भरोसा कर रहे थे और मैं जाने क्या करने के बारे में सोच रहा था। मैं इन्हीं विचारों में खोया था कि अचानक मुझे अपने हाथों पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो सामने प्रीति खड़ी थी। वह मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी और कहने लगी, चलो, हमें देर हो रही है। उसे देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। मुझे मुस्कुराते देख पहले तो वह हैरान हुई, फिर उसने गर्दन झुका ली। उसे लेकर मैं तेजी से गाड़ी की ओर बढ़ गया। वह कहने लगी, तुमने इतनी जल्दी हिम्मत हार दी? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब सामने इतनी खूबसूरत औरत हो तो कौन इंसान हिम्मत नहीं हारेगा। वह खुलकर मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान भी बहुत खूबसूरत थी। अगर मैं यह कहता कि वह लड़की पूरी तरह से खूबसूरती की मूर्ति थी तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होता। उसकी आवाज से लेकर उसकी मुस्कान तक वह बेहद हसीन थी। मैंने उससे पूछा, क्या वहां भी तुम दूसरे मर्दों को इसी तरह अपनी ओर आकर्षित करती थी? मेरी बात सुनकर पहले तो वह गुस्से से मेरी ओर देखने लगी, फिर थोड़ी देर बाद जोर जोर से हंसने लगी। मुझे उसकी मानसिक स्थिति पर संदेह होने लगा, क्योंकि मैंने कोई मजाक नहीं किया था, बल्कि एक गंभीर सवाल पूछा था। जब वह हंसकर शांत हुई तो कहने लगी, नहीं, मैं वहां के मर्दों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती थी, क्योंकि तुम्हारे मामा मुझे कमरे में बंद कर जाते थे। मैं हैरान रह गया और उससे पूछा, ऐसा क्यों? मेरी बात सुनकर वह रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराने लगी और बोली, दरअसल तुम्हारे मामा ने मुझे एक बार रंगे हाथों पकड़ लिया था। मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया? उसने कहा, क्या करना था, बस बहाना बना दिया कि वह मेरा सौतेला भाई है। तुम्हें तो पता है तुम्हारे मामा कितने भोले इंसान हैं। अब भी वह तुम्हें मेरे साथ भेज रहे हैं, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि तुम भी जवान हो और मैं भी। शैतान को बहका में जरा भी वक्त नहीं लगता, मगर कुछ लोग सारा जीवन मूर्ख ही रहते हैं। तुम्हारे मामा भी उन्हीं लोगों में से एक है। उसकी बात सुनकर मैंने तुरंत कहा, नहीं, हमारे मामा हमारे परिवार में सबसे चतुर इंसान है। मामा की चतुराई के सामने तो फूफी की भी चालाकी नहीं टिक सकती। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगी और बोली, हो सकता है ऐसा हो, मगर मेरे मामले में वह एक नंबर के मूर्ख हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अभी भी तुम्हें नहीं पता कि वह मुझे कितनी बड़ी खुशी देने जा रहे हैं। मैंने उसे घूरा तो वह जोर से हंसने लगी। फार्म हाउस यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर था। हमें गाड़ी चलाते हुए करीब आधा घंटा हो चुका था और मेरी बस यही इच्छा थी कि उड़कर वहां पहुंच जाऊं। जितनी तेजी से मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उतनी ही रुकावटें मुझे परेशान कर रही थीं। पहले तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और फिर अचानक पेट्रोल खत्म हो गया। मैं रास्ते में ही गाड़ी रोककर खड़ा था। प्रीति बेचैनी से मेरी ओर देख रही थी और कहने लगी, यह क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हें पता भी है कि मेरा धैर्य अब जवाब दे रहा है। मैंने उसे डांटा और कहा, मेरी भी यही हालत है, इसलिए मुझे बातें सुनाना बंद करो और दुआ करो कि गाड़ी जल्दी से ठीक हो जाए। थोड़ी देर की कोशिशों के बाद गाड़ी ठीक हो गई। मैंने राहत की सांस ली और फिर से फार्म हाउस की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही हम वहां पहुंचे, मौसम अचानक से खराब हो गया। तेज बारिश होने लगी। इस मौसम में गाड़ी चलाना मतलब खुद को खतरे में डालना था। प्रीति मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, देखो, कुदरत भी हम पर मेहरबान हो गई है, मतलब आज हमारा दिन है। उसकी बात सुनकर मैं भी खुलकर मुस्कुराया। हम वहां खड़े होकर बातें कर ही रहे थे कि अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैंने पलट कर देखा तो पीछे खड़े लोगों को देखकर ऐसा लगा जैसे सातों आसमान मेरे सिर पर गिर गए हों। वहां मेरे मामा का आधे से ज्यादा परिवार मौजूद था। मुझे खड़ा देखकर मेरी नानी तेजी से आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे, तुम लोगों को आने में इतनी देर क्यों हो गई? उनकी बात सुनकर मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगीं, क्योंकि मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो
हो कि थोड़ी देर पहले हम जो बातें कर रहे थे वह किसी ने सुन ली हो। मगर जिस तरह से नानी बात कर रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन्होंने हमारी बातचीत सुनी हो। मैंने एक नजर प्रीति के चेहरे की ओर देखा। प्रीत के चेहरे पर उस समय घबराहट थी। उसकी हालत देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी और घर वालों पर गुस्सा भी। अब तो मैंने भी मन बना लिया था, मगर यहाँ आकर सब कुछ ही खराब हो गया। प्रीति का मूड बहुत खराब था। वह सबके साथ बेहद बदतमीजी से बात कर रही थी और उसकी बदतमीजी मुझे गुस्सा दिला रही थी। मैंने 2 बार आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया कि तमीज से बात करें, मगर उसने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह होश में ना हो। उसे गुस्से में देखकर नानी मुझसे पूछने लगी, अरे इस लड़की को क्या हो गया है? यह हर किसी को काटने दौड़ रही है। नानी की बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली। अब मैं क्या बताता कि जो योजना हमने बनाई थी उसे आप लोगों ने बुरी तरह फेल कर दिया है। नानी ने जब मेरे चेहरे पर फैली उदासी देखी तो मुझसे कहा, सच सच बताओ, तुम लोग क्या सोच रहे थे? उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे 7 आसमान मेरे सिर पर गिर गए हों। अब वह मुझसे सीधे सवाल कर रही थी। मैं अचानक चुप हो गया। फिर मैंने खुद पर काबू पाया और उन्हें बताया, दरअसल हमें उम्मीद नहीं थी कि आप सब लोग यहाँ होंगे। नानी बोली, अरे तो हम कौन से कोई और जीव हैं? हम भी तो इंसान हैं और तुम्हारे रिश्तेदार ही हैं। हमसे क्यों वो इतना ज्यादा छिड़ रही है? उनकी बात सुनकर मैंने ना समझ पाने के अंदाज में कंधे उचका दिए। नानी भी मन ही मन बड़बड़ा लगी और बातें सुनाने लगी। मैं भी चुपचाप बैठ गया और बाकी लोगों को बातें करते हुए देखने लगा। इस दौरान मुझे अपने चेहरे पर किसी की नजरों की गर्मी महसूस हो रही थी और मुझे पता था कि मुझे देखने वाला कौन है। मगर थोड़ी ही देर में मेरी यह गलतफहमी दूर हो गई, क्योंकि मेरी तरफ प्रीति नहीं बल्कि मेरी अपनी कजिन देख रही थी। जब मेरी नजर उससे मिली तो उसने जल्दी से अपनी गर्दन झुका ली और उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान फैल गई। यह सब देखकर एक पल के लिए मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि इस कजिन को मैं बचपन से ही बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी अपनी माँ से रिश्ते की बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वे अमीर लोग हैं और हमारे जैसे आम लोगों में कभी रिश्ता नहीं करेंगे। अभी उसका देखना और मुस्कुराने का अंदाज मुझे बता रहा था कि वह भी मुझे पसंद करती है और मुझे अपनाना चाहती है। मैं भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरी जांघ पर चुटकी कारी। मैंने जल्दी से अपनी दाईं ओर देखा तो वहां प्रीति बैठी थी और वह बेहद गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। उसे गुस्से से अपनी ओर देखता पाकर मैं मुस्कुराने लगा, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह मुस्कुरा भी नहीं पा रही थी। अब तो वैसे भी सब कुछ खराब हो चुका था। रात के समय उसने मुझसे कहा कि उसे घर वापस जाना है। मैंने एक नज़र बाहर के मौसम पर डाली जो बहुत खराब था। मैंने उसे समझाया, ऐसा मुमकिन नहीं है, मौसम बहुत खराब है और इस मौसम में गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक है। बेहतर होगा कि सुबह तक का इंतजार कर लो, सुबह होते ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मगर वह बच्चों की तरह जिद कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद मैंने उसे उसकी हालत पर छोड़ दिया और तेजी से अपने कमरे में वापस आ गया, क्योंकि अब यह लड़की ज्यादा ही मेरे सिर पर सवार होने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैं उन लड़कों में से बिल्कुल भी नहीं था जो लड़कियों को अपने सिर का दर्द बना लेते हैं। सुबह दरवाजे पर दस्तक की आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि सामने प्रीति ही खड़ी थी। इससे पहले कि वह तेजी से कमरे में दाखिल होती, मैंने उसे बाहर ही रोक दिया और कहा, खबरदार, जो तुमने यहाँ किसी भी तरह का तम्मा आशा करने की कोशिश की, वह कुछ पलों के लिए हैरान हो गई और उसका हैरान होना बनता भी था। मगर रात के वक्त मैंने अपने दिल को बदल लिया था, क्योंकि मैं जानता था कि एक बहुत ही शरीफ लड़की मुझसे प्यार करने लगी है और वह मेरा इंतजार कर रही है। मैंने भी यह फैसला कर लिया था कि अब मैं खुद को उसके लिए बचा कर रखूंगा। जहां तक प्रीति जैसी लड़कियों का सवाल था, उन्हें तो हर जगह ही बहुत सारे लोग मिल जाते थे, इसलिए मैंने गंदगी में हाथ डालने के अपने फैसले से पीछे हटने का सोच लिया था, क्योंकि मैं जानता था कि यह केवल एक अस्थायी आकर्षण है। अगर आज फिर मैंने यह सब किया तो सारी उम्र मुझे पछताना पड़ेगा। इससे अच्छा था कि मैं एक पवित्र बंधन में बंधूं और बिना किसी पछतावे के अपनी पूरी जिंदगी गुजार था कि मेरे भगवान ने मुझे इस गुनाह से दूर रखा और सही राह दिखाई। एक पल में ही मैंने अब नाम और फैसला बदल लिया। प्रीति आई वहीं खड़ी थी
और हैरानी से मुझे दिख रही थी। पहले तो बहुत ज्यादा चौंकी और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुझे पता है कि तुम यहाँ इन लोगों की वजह से मेरे पास नहीं आ रहे, लेकिन चिंता मत करो, जब हम घर जाएंगे तो वहाँ कोई भी नहीं होगा और फिर तुम अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हो। उसकी बात सुनकर मैं चुपचाप उसके चेहरे को देखने लगा। मैंने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मैं उसे लेकर घर वापस आ गया। रात के समय वह फिर से पतले कपड़े पहनकर मेरे सामने आ गई। अब वह मामा के सामने ही कुछ शुरू करने वाली थी। मैंने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे पीछे हटा दिया। दूसरी ओर मुझे यह एहसास हुआ कि मामा ने जो आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, उससे उन्हें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। वे केवल इस औरत की सच्चाई जानना चाहते थे। जब उन्हें इस औरत की हकीकत का पता चला तो उन्होंने उसे तलाक दे दिया और घर से निकाल दिया। मैंने भी भगवान का धन्यवाद किया कि मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे मैं मामा की नजरों में गिर जाता। प्रीति की वजह से मैंने गंदगी में हाथ नहीं डाला और अपने दामन को कीचड़ से बचा लिया। इसके लिए मैं अपने भगवान का जितना भी धन्यवाद करूं वह कम है। मेरे भगवान ने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया था और फिर बाद में मुझे इसका बहुत अच्छा फल मिला। कुछ ही समय बाद मेरी अपनी कजिन के साथ शादी हो गई और एक हफ्ते के भीतर हमारी शादी हो गई। अब मैं उसके साथ एक बहुत ही अच्छी जिंदगी बिता रहा हूँ। मैं खुश हूँ कि मुझे इतनी पवित्रपन मिली है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। मेरा सीना बहुत बड़ा था। जो भी मुझे देखता मुझे गंदी औरत समझता और मुझे छूने की कोशिश करता। मैं डर के मारे हर समय अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मेरी कहीं भी शादी नहीं हो रही थी। लोग मुझे शादीशुदा और बच्चों की मां समझते थे। फिर एक दिन एक लड़के ने मुझे पसंद किया, लेकिन शादी की रात जब उसने मेरी कमीज उतारी और मेरा नाम काव्या है, मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। जब मैंने खुद को देखा तो मेरे अंदर का स्त्री सौंदर्य बहुत ज्यादा था। मेरी माँ और बहनें भी मुझे ताने देती थी। मुझे एक बड़ा दुपट्टा दिया जाता था जिसे मैं संभाल नहीं पाती थी। वह अक्सर मुझसे इधर उधर गिर जाता और जब ऐसा होता मेरी माँ मुझे थप्पड़ मारती और डांट की मैं हैरान होती कि आखिर मुझे क्यों मारा जा रहा है। मैंने ऐसा क्या किया था? मेरी और भी बहनें थीं और मैं उनमें सबसे छोटी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मेरे शरीर में कुछ अजीब बदलाव आ रहे थे। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसा नहीं देखा था। कम से कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती थीं। अब तो मेरी माँ ने मेरे कपड़ों के साथ साथ दुपट्टस कहा कि मुझे गर्मी लगती है। माँ कहती थी, गर्मी गई, भाड़ में इस चादर से अपने आप को ढक रखो, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई मुसीबत हमारे घर आ जाएगी। चांद रात को मेरी सारी बहनें बाजार जाने का कार्यक्रम बना रही थी। मैंने कहा कि मैं भी चलूंगी। उन्होंने कहा, नहीं, इस समय बाजारों में बहुत भीड़ होती है और हर तरफ आवारा लड़के घूम रहे होते हैं। मैंने कहा, तो क्या हुआ, भीड़ में तो मजा आता है। मुझे भी अपनी पसंद की बैंगल्स और दूसरी चीजें लेनी है। मेरी बहन ने कहा, अगर तुझे साथ ले जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तुझे देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। तू घर बैठ, हम तेरे लिए सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और खुद को देखने लगी। मेरा क्या कसूर था? अगर मैं ऐसी थी तो इसमें मेरा क्या दोष था? बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह की बातें होती हैं। किसी का कद छोटा होता है, किसी का बहुत लंबा, किसी के शरीर में ज्यादा चर्बी होती है तो कोई बहुत पतला होता है। अगर मेरे अंदर सस्त्री सौंदर्य ज्यादा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरी माँ मुझे मेरी पसंद की कोई चीज भी नहीं देती थी। मुझे इमली और अचार खाने का बहुत शौक था, लेकिन वे यह सारी चीजें मुझसे दूर रखती थीं। वह कहती थी, पहले ही तूने अपना क्या हाल बना रखा है। अगर खट्टी चीजें खाएगी तो और भी बड़ी भैंस बन जाएगी। अपनी माँ के मुंह से यह शब्द सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मेरी बहनें मुझे भैंस और गाय कहकर बुलाती तो मुझे बहुत गुस्सा आता। एक दिन मेरी एक कजिन ने मुझसे बहुत बुरी बात कह दी। उसने कहा,
जो तेरा हाँ हो रहा है, तुझे तो मिल्क पैक वाले उठाकर ले जाएंगे। ये बात सुनकर मैं गुस्से से लाल पीली हो गई और उससे लड़ने के लिए खड़ी हो गई। मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कजिन की शादी में थे। सब लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी माँ से सवाल करना शुरू कर दिया। आप लोग सबसे दूर दूर क्यों रहते हैं? ज्यादा आना जाना भी नहीं करते। इसे तो कभी कहीं लेकर नहीं जाते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी पहले शादी हो जा की है और आपने किसी को बताया नहीं और यह तलाक लेकर वापस आ गई है? मेरी माँ ने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस उस दिन के बाद से मेरी माँ ने मुझे किसी भी शादी में ले जाना बंद कर दिया। और ये वही उम्र थी जब शादी ब्याह में जाने का बहुत शौक होता है, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होने का, सबको देखने का और मिलजुल कर खाने पीने का। लेकिन अब मेरी माँ ने मुझे कहीं भी ले जाने से तौबा कर थी। धीरे धीरे जब मैं और बड़ी हो रही थी तो मेरी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने लगीं। मेरी माँ को हर 4 महीने में मेरे लिए नए कपड़े बनवाने पड़ते थे। अब तो वह मेरे कपड़ों में इतना कपड़ा रखती थी कि अगर कपड़े तंग हो जाएं, तो वहीं से सिलाई खोलकर उन्हें बड़ा कर सके। वह कहती थी, तेरे पिता की तनख्वाह बहुत कम है और मैं हर 4 महीने में तेरे लिए नए कपड़े नहीं बनवा सकती। मेरे कपड़े बहुत जल्दी फट भी जाते थे और एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली थी जिसका भाई विदेश में रहता था। मैंने उसे अपनी समस्या बताई। उसने कहा, एक दवाई होती है, गोलियां होती हैं जो इस समस्या को हल कर सकती हैं। अगर तू वह दवाइयां खा लेगी तो तेरा स्त्री सौंदर्य कम हो जाएगा और तू भी सामान्य लड़कियों जैसी हो जाएगी। यह बात मेरे दिमाग में घर कर गई कि मैं सामान्य नहीं थी। मैंने उससे कहा कि वह मेरी मदद करे और किसी तरह वह दवाइयां मंगवा दे, मैं उसे पैसे दे दूंगी। उसने कहा, पैसों की कोई बात नहीं है, मैं अपने भाई से कह दूंगी। उसने कहा। मैंने पूछा, क्या तुम्हारा भाई सवाल नहीं करेगा? उसने जवाब दिया, मैं बता दूंगी कि मेरी एक दोस्त को चाहिए। अब इतना तो करना ही पड़ेगा। मुझे पहले से ही बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि जैसे ही वह अपने भाई को बताएगी कि मुझे यह दवाइयां चाहिए, उसका भाई समझ जाएगा कि यह मेरे लिए ही मंगवाई जा रही है। मेरा उनके घर में आना जाना था और बचपन से ही मैं सबकी नजरों में आ जाती थी, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही ऐसा था। मैं रात रात भर रोती रहती थी। कहने को मेरी 4 बड़ी बहनें थीं जो माँ की जगह होती हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ कोई अच्छी बात नहीं की थी। मेरी एक बहन की सगाई हो चुकी थी, 2 बहनों की शादी हो गई थी, घर में रिश्ते आने लगे थे। मेरी एक बहन शादी नहीं करना चाहती थी, वह पढ़ाई कर रही थी। उसने कहा, मैं पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी, फिर शादी करूंगी। आप काव्या की शादी करवा दीजिए। वैसे भी इस समय उसके जो हालात हैं, उसका रिश्ता हो जाए तो बेहतर है। उसका रिश्ता खोजने में बहुत समय लग जाएगा। मेरी माँ ने कहा, हाँ तुम्हारी बात ठीक है। मैंने कहा, माँ मैं शादी नहीं करना चाहती। माँ ने तीखे स्वर में कहा, और क्या तू पढ़ना चाहती है? पहले ही कॉलेज में तेरी वजह से हमें बातें सुननी पड़ती है, और तुझे भी अब क्या चाहती है कि मैं तुझे नौकरी करने भेजूं ताकि सारा समाज तुझ पर हंसे और हमारी हर जगह बदनामी हो। मैंने रोते हुए कहा, माँ अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मुझे जिंदा ही क्यों रखा है? यह कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ ने शक्ति से कहा, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। रविवार को तैयार हो जाना और काले कपड़े पहनना ताकि तेरा शरीर थोड़ा कम दिखाई दे। लड़के वाले आ रहे हैं, अगर तुझे पसंद कर लिया तो तेरी शादी करवा दूंगी, फिर तू जाने और तेरी आगे की जिंदगी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी मुश्किलों से तुझे खुद लड़ना होगा। माँ ने सख्त लहजे में कहा। एक दिन हमारी फूफी का बेटा, जो हमारा कजिन था, घर आया हुआ था। वह आंगन में बैठा था और मेरी माँ उसके पास बैठकर बातें कर रही थी। मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी। माँ ने जब मुझे देखा तो तुरंत मेरे पास आई और कहा, हट जा, यहाँ से अपने कमरे में चली जा। यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा, माँ मैं झाड़ू लगा रही थी। माँ ने गुस्से से कहा, तू झाड़ू मत लगाया कर, ऐसे काम मत किया कर जिनके लिए तुझे जमीन पर बैठना पड़े। उठ जा यहाँ से। उस लड़के के सामने माँ ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। वह क्या सोचता होगा? मैं उससे 3 साल बड़ी थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं भागकर अपने कमरे में गई और रोने लगी। बाद में माँ ने कहा, अपने आप को देखा है, बैल बनती जा रही है और फिर उसके सामने छार लगा रही थी। तुझे अपना आप दिखाने का शौक है? मैंने कहा,
मैंने किसे अपना आप दिखाना था, वह तो छोटा है। माँ ने सख्त स्वर में कहा। छोटा नहीं है, वह जवान है, तू भी जवान है। खबरदार, जो आगे कभी उसके सामने आई तो अब मैं जल्दी से तेरे लिए रिश्ते वालों को बुलाती हूँ। मैं इतनी रोई कि मेरी आंखें सूज गईं। अगले दिन मेरी खाला घर आई। उन्होंने पूछा, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे इन्फेक्शन हो गया है। उन्होंने कहा, तो इसमें कोई दवाई डालो, नहीं तो बढ़ जाएगा। मैं उन्हें क्या बताती कि इस दर्द की कोई दवाई नहीं थी। मैं चुप हो गई। कहती भी तो क्या कहती, अपनी माँ से झगड़ा तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस बात का एहसास था कि वह मेरी माँ है, लेकिन शायद वह यह बात भूल गई थी कि मैं भी उनकी संतान हूँ, सबसे छोटी, पर अपने शरीर की बनावट की वजह से सबसे बड़ी लगती थी। शाम को जब मेरे लिए रिश्ते वाले आए तो मैंने काले कपड़े पहन लिए। माँ कमरे में आई और मुझे देखा। मैंने पूछा, माँ कैसी लग रही हूँ? मैं बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने कहा, यह क्या, इस सूट के साथ ये दुपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा, इसके साथ यही दुपट्टा है। माँ ने कहा, यह तो बहुत छोटा है। फिर उन्होंने मेरी दूसरी बहन से कहा, दूसरा दुपट्टा लाओ जो इस सूट के साथ चल जाएगा। जब मेरी बहन वह दुपट्टा लेकर आई तो वह बहुत बड़ा था। मैंने कहा, माँ, मैं इस दुपट्टे को कैसे संभालूं? माँ ने कठोरता से कहा, संभालना पड़ेगा। अपने आप को छिपाकर बैठना, ज्यादा नीचे मत झुकना। उनकी बातें मुझे अजीब लग रही थीं, लेकिन उन्होंने मुझे दुपट्टे में इस तरह लपेट दिया कि बस मेरा चेहरा ही दिख रहा था। फिर कहा, 15 मिनट बाद चाय लेकर बाहर आ जाना। लड़के वाले आ चुके थे। लड़के की माँ, फूफी और दादी आई थीं। वे माँ से बातें कर रही थीं। मुझे मेरी बहन ने आकर खबर दी। उसने कहा, ये लोग जॉइंट फैमिली वाले हैं और उनका घर मर्दों से भरा हुआ है। तेरा वहां क्या होगा? तुझे तो अपने आप को ऐसे छिपा कर रखना पड़ेगा जैसे पुराने जमाने में मिस्र के लोग करते थे, जिसमें बस आंखें ही दिखती थीं। वह हंसने लगी और उसकी हंसी की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। 20 मिनट बाद जब मैं बाहर आई तो जाहिर है उन्होंने मुझे देखकर अजीब सा रिएक्शन दिया। जब मैं सोफे पर बैठी तो मेरा दुपट्टा थोड़ा सा खिसक गया। कुछ मैं खुद भी लापरवाह थी और कुछ यह दुपट्टा मुझसे संभल नहीं रहा था। उन्होंने कहा, बहन बुरा मत मानिए, पर क्या आपकी बेटी की पहले शादी हो चुकी है? मेरी माँ ने कहा, नहीं, इसकी शादी कहाँ से होगी, ये तो सबसे छोटी बेटी है। उन्होंने कहा, यह तो शादीशुदा लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इसके 2-3 बच्चे हैं, जैसे दूध पिलाने वाली माँओं का हाल होता है, वैसी लग रही है। कुंवारी लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती। कुंवारी लड़कियां तो दुबली पतली होती हैं। माना कि शादी के बाद औरत का वजन बढ़ जाता है और शरीर की बनावट भी बदल जाती है, लेकिन शादी से पहले मैंने किसी लड़की को ऐसा नहीं देखा। मेरी माँ ने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम आपको कसम देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, नहीं, हमें तो मामला कुछ और ही लग रहा है। हमारा बेटा बड़ा लाडला है और आजकल तो ठीक ठाक लड़कियों को भी लोग मुंह भर भर के बातें बनाते हैं। आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे तो सारी जिंदगी लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम माफी चाहते हैं। हमारे समाज में रिश्ता ठुकराना ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं कि फोन करके बाद में बता देंगे और फिर फोन करके यह कह देते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने तो मुंह पर ही मना कर दिया, वह भी इतने बुरे तरीके से। वे लोग तो चले गए, लेकिन माँ ने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तेरे इतने सारे रिश्ते ठुकराए गए हैं, लेकिन इस बार जो बातें मुझे सुननी पड़ी हैं, उन्हें मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे, मैं एक अच्छी औरत हूँ, सारी जिंदगी एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ बनकर बिताई, और सिर्फ तेरी वजह से ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ रही हैं जो मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे यह नहीं पूछा। फिर मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई और चोरी चोरी मुझे वे दवाइयाँ पकड़ा दी। उसने कहा, तुम्हारी दवाइयाँ आ गई हैं। मैंने कहा, दो मुझे। मैंने इधर उधर देखा और एक साथ ही 3 गोलियां खा ली। मेरी दोस्त घबराकर बोली, पागल हो गई हो क्या? ऐसे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैंने कहा, इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगी, बस मुझे अपने आप को ठीक करना है, मैं जल्दी जल्दी ठीक होना चाहती हूँ। उसने कहा, ये कोई भी बीमारी नहीं है। मैंने कहा, बीमारी नहीं है, पर मेरे लिए यह मुसीबत और तकलीफ बन चुकी है। तुम नहीं समझोगी। बस तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद की। मेरे कानों में छोटी छोटी सोने की बालियां थीं। मैंने उन्हें उतार कर उसे देने की कोशिश की, क्योंकि मैं उसका एहसान नहीं लेना चाहती थी। उसने कहा, पागल हो गई हो, क्या नहीं चाहिए मुझे?
यह बस तुम अपने आप को संभालो। मेरी दोस्त चली गई। मैंने उसके सामने ही कुछ गोलियां एक साथ खा ली थीं। रात को फिर मैंने गोलियां खा लीं। 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था। जब मैं बाहर निकली तो मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मुझे समझ आ गया कि शायद मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। चलो, अब तो मेरे घर वालों को मुझ पर थोड़ी दया आ जाएगी। मैंने सोचा, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मैं अपने होश से ही बेगानी हो गई थी। लेकिन जैसे ही मेरी माँ कमरे में आई, उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। मैं हैरान रह गई। मैं तो बिस्तर पर पड़ी थी। मेरी हालत अभी भी खराब थी। उन्होंने यह क्या कर दिया? उन्होंने गुस्से में कहा, बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती? ये कौन से बाहर के देश से तूने गोलियां मंगवाई हैं? ये कैसी गोलियां हैं जो तू खा रही है? और इन्हीं ही वजह से तेरा ये हाल हुआ है। इसका मतलब तेरे इरादे कुछ और हैं। तू जानबूझकर सबको दिखा रही है कि तेरे पास बहुत धन दौलत है। मैं बड़ी मोटी ताजी लड़की हूँ, तुझे शर्म नहीं आती? ये सब करते हुए मुझसे ये उम्मीद नहीं थी। कुछ भी किया होता, पर यह सब नहीं करना चाहिए था। मैं माँ की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस चुप रही। माँ ने वो दवाइयाँ बाथरूम में फेंक दी और उन पर पानी डाल दिया। उन्होंने कहा, अगर आगे से तूने इस तरह की हरकत की तो किसी विदुर 4 बच्चों के बाप से तेरी शादी करवा दूंगी। फिर संभालती रहना गैरों के बच्चे। 2 हफ्ते तक पूरे घर में किसी ने मुझसे बात नहीं की। मेरी ऐसी हालत कर दी कि जैसे मैं घर में हूं ही नहीं। कोई मुझसे खाना भी नहीं पूछता था, नहीं कोई बात करता था। ऐसा लगता था जैसे मैं मानसिक रोगी बन गई हूं, पागल हो गई हूं। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़के की माँ मुझे देखने आई थी, लेकिन वह अंधी थी। उनके साथ उनकी एक भांजी भी थी। भांजी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, लड़की अच्छी है, हमें पसंद है। मैं चुपचाप बैठी रही, कोई बात नहीं की, बस खुद को चादर में छुपा कर रखा। मेरी बहनें हंसने लगीं। एक ने कहा, अगर तुम्हारी सास की आंखें होती तो वह कभी भी तुम्हारे लिए हाँ नहीं करती। और जो लड़की साथ आई थी उसकी उम्र तो कम थी, उसे क्या पता कि तुम्हारे क्या हालात हैं। अब मैं किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। मैंने अपने लिए लड़ना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मेरे सामने एक और जंग थी। मेरे पति ने भी मुझे बातें सुनानी थी। उसने भी कहना था, तुम्हारी पहले शादी हुई है, क्या तुम बच्चों को दूध पिलाती रही हो, या तुम्हारे कोई बच्चे हुए हैं? मुझे ये सब सुनने की आदत हो गई थी। जब मेरी शादी की तैयारियां हो रही थीं, तो मेरे लिए कपड़े बनकर आ रहे थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से बात करती थी। उन्होंने कहा, कपड़े पहनकर एक बार देख लो। मेरी बहन के मुंह से निकल गया, अभी तो शायद पूरे आ जाएं, लेकिन बाद में तो इन्हें ढीला करवाना ही पड़ेगा। शायद 1-2 हफ्ते बाद ही ढीला करवाना पड़े। मेरी सास ने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जरूर मजाक कर रही हो, लेकिन होने वाली दुल्हन के साथ ऐसे मजाक नहीं करते। होने वाली दुल्हन पर ईश्वर का बड़ा कर्म हो रहा होता है। उसकी शादी हो रही होती है। जब वह विदा होती है और अपने घर में कदम रखती है, तब जो भी दुआ करें पूरी हो जाती है। उसका दिल मत दुखाओ। मैंने अपनी सास की तरफ देखा तो हैरान रह गई। मेरी बहन का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसकी बेइज्जती हो गई हो। पहली बार ऐसा लगा कि किसी ने मेरा साथ दिया है। लेकिन वह तो आंखों से अंधी थी। अगर मुझे देख लेती तो शायद कभी भी मेरा साथ ना देती। मैंने अपने पति की तस्वीर देखी थी। वह शक्ल से बहुत सेल लग रहा था। अब मुझे डर लगने लगा था। मेरी सास ने भी बताया था कि उनका एक ही बेटा है, बहुत भावुक है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, इसलिए कोई अच्छी और सब्र करने वाली लड़की चाहिए थी। मेरी विदाई के वक्त मैं बिल्कुल खामोश थी। ऐसा लगता था जैसे कोई जिंदा लाश हूं। अब मैं अपने कमरे में बैठी थी। आज मेरी सुहागरात थी। पति आने वाले थे। मुझे पता था कि वह भी मुझे देखकर उल्टी सीधी बातें करेंगे, पर मुझे सब सुननी होंगी और सारी जिंदगी ये सब कुछ बंद करना होगा। मेरे पति ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, मैं डर गई। उसने अपनी शेरवानी उतारकर एक तरफ रख दी और अब वह केवल कमीज में था। उसने आकर मेरा घूंघट उठाया और कहा, फिर बोला, आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं हैरान हुई कि अभी सब कुछ सामान्य तरीके से क्यों चल रहा था। फिर उसने मेरे सामने मुंह दिखाई का तोहफा रखा और कहा, आपको अपना तोहफा पसंद आया? फिर वह मुझसे बातें करने लगा। आज से हमारी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। हम एक दूसरे का साथ देंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। रात भी बीत गई और अगला दिन आ गया। मेरा पति अभी सामान्य ही था। फिर एक दिन वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। शायद कोई उसे शादी की बधाई दे रहा था। मैंने उसकी बातें सुन ली। वह कह रहा था, ईश्वर का बहुत कर्म है, बहुत अच्छी। हम सफर मिली है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खुश हूं मैं उसके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। ऐसी औरत तो हर आदमी को चाहिए होती है। मेरे तो सपने पूरे हो गए। मैंने हमेशा से ऐसी ही पत्नी मांगी थी जो इतनी ही खूबसूरत हो, और फिर बीवी आपकी पसंद की हो तो जिंदगी तो अच्छी ही गुजरती है। मैं हैरान हुई कि मैं उसकी पसंद की हूँ और उसे ऐसी ही पत्नी चाहिए थी। शादी के 3 दिन बाद मेरी माँ ने हमारे लिए दावत रखी। मैं अपने पति के साथ घर में दाखिल हुई तो मेरी माँ ने तुरंत मुझसे पूछा, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? ऊपर कोई बड़ा दुपट्टा करना था। मैंने कहा, इसकी जरूरत नहीं है। जो दुपट्टा सूट के साथ था वही मैंने अच्छे से किया हुआ है और मेरे पति को ऐसे ही पसंद है। माँ ने मुझे हैरान होकर देखा और कहा, तेरा पति तुझे 1 हफ्ते में वापस छोड़ देगा। मैंने कहा, 1 हफ्ते में क्या पूरी जिंदगी भी नहीं छोड़ेगा? मेरे पति ने मेरी माँ को देखा और कहा, क्या बात है आंटी, कोई परेशानी है? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हम खाना खाने बैठे तो मेरी बाकी बहनें भी मौजूद थीं। मेरे पति ने उनके सामने मेरी बहुत तारीफ की। उसने कहा, जब से काव्या मेरी जिंदगी में आई है, मेरी तो जिंदगी पूरी हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। वह मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। हम लोगों ने एक ही प्लेट में खाना खाया। फिर वह मुझे बाहर घुमाने ले गया। उसने मुझे कोई बड़ी चादर ओढ़ने के लिए भी नहीं कहा। उसके पास गाड़ी थी। उसने कहा, गाड़ी में ही तो बैठना है। वह बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहा था। बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता था। मेरे कान में कुछ बातें कहता। फिर हम दोनों हंसते। कभी मुझे फोन में हमारी शादी की कोई तस्वीर दिखाता। मेरी माँ और मेरी बहनें यह सब देख रही थीं और उनके चेहरे अजीब हो गए थे। वह हैरान हो रही थी कि उसका पति तो उसे हाथ का छाला बनाकर रख रहा है, और यह सिर्फ शादी के शुरू में नहीं हुआ था। आज हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं और मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं। आज भी मेरे पति का रवैया मेरे साथ वैसा ही है। हम लोग बहुत खुश हैं। शायद मर्दों को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता और उन्हें यही सब अच्छा लगता है। ईश्वर का कर्म है कि मेरी माँ और बहनों ने तो मेरे दिल पर बहुत जख्म दिए, पर मेरे पति ने वे सारे जख्म भर दिए। मुझे एक अच्छा पति मिला जो मेरा बहुत ख्याल रखता है। उसने आज तक कभी मुझे ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे मुझे अपना आप छोटा या हीन महसूस हो। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। उसकी माँ एक बहुत अच्छी औरत है और उन्होंने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की है। उन्होंने उसे औरत की इज्जत करने वाला मर्द बनाया है और ये कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।